हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौटिल्य एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और इस करंट अफेयर्स सेगमेंट में आज मैं आपके सामने लेके आया हुआ हूँ हाइलाइट्स ऑफ द बजट 2025। जैसे आपको पता है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। इकोनॉमिक सर्वे से लास्ट 1 ईयर में गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के बारे में हमको आइडिया मिलता है। एंड नॉट ओनली दैट, practical application of lots of economic ideas can be seen during the economic survey. And just a day after the presentation of economic survey, next day आपके पास बजट पेश किया जाता है। तो हम लोग बजट के हाइलाइट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स सेगमेंट्स में, ताकि आपको मोर और लेस जब भी आप बजट सेगमेंट्स को पढ़ेंगे या रिलेटेड न्यूज़ पढ़ेंगे, आपके पास कुछ डेटास, कुछ आइडियाज़ रहेगा जो आपके all the 3 stages of examination, that is prelims, mains and interview में काफ़ी helpful रहेगा। So without wasting any time, let's get into the content. Government of India key budget of key features of the budget. Just a minute. Okay. Okay. Great. की फीचर्स ऑफ द बजट 2025-26, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग इस जर्नी के बारे में अगर बात करें, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द जर्नी ऑफ डेवलपमेंट। तो उस बजट में, इस जर्नी ऑफ डेवलपमेंट में 4 मेजर इंजन के बारे में बात किया गया है। 4 मेजर इंजन ऑफ द बजट। फर्स्ट वन इज द एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में हमसे बात किया जा रहा है। सेकेंड आपके बारे में बात किया जाए एमएसएमईज। एमएसएमई क्या है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है। थर्ड इंजन आपका बात किया गया है इन्वेस्टमेंट के बारे में, निवेश के बारे में बातें बताई गई हैं। फोर्थ वन इज एक्सपोर्ट, आपके निर्यात के बारे में बताया गया है। तो आपके इकोनॉमी के या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 4 इंजन, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। अगर इसके बारे में, अगर इसके फ्यूल के बारे में बात किया जाए कि इंजन्स का फ्यूल क्या होगा, ऊर्जा कहाँ से आएगी, तो ऊर्जा के लिए यू नीड टू हैव द रिफॉर्म्स। आपके पास सुधार की ज़रूरत है, जो होंगे स्पेशली आपके यहाँ के आर्थिक सुधार। अगर इकोनॉमी को लगातार कंटिन्यूसली रिवैम्प करते रहना है तो आपको सुधार करना होगा। तो आज जिस तरीके के चैलेंजेस चल रहे हैं, तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी that is revolving around this year, we need to be stay ready for the reforms. दूसरा गाइडिंग स्पिरिट क्या होगा? आपके बजट का जो हमारा गाइडिंग स्पिरिट है वो इंक्लूसिविटी है, समावेशीकरण है, राइट, जिसमें ऑल द डिसएडवांटेज सेक्शन, SC, STs, विमेन, सबको हमें इंक्लूड करके लेके चलना है। एंड थर्ड जो हमारा डेस्टिनेशन है, और डेस्टिनेशन इज विकसित भारत। हम लोग अमृत काल के बारे में लगातार बात कर रहे थे, अमृत काल की कैटेगरी में हम लोग अब विकसित भारत के बारे में भी बात करेंगे। तो दिस आर द 4 इंजन्स ऑफ द डेवलपमेंट, और 4 इंजन्स का लास्ट डेस्टिनेशन कहाँ पे रुकेगा? विकसित भारत पे। बजट के बारे में ये आपका स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, अ कंट्री इज नॉट जस्ट अ सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। कंट्री सिर्फ जमीन मिट्टी नहीं होता है, ये वहाँ के लोगों को दर्शाता है। अगर एस्पिरेशंस के बारे में बात करें, किस प्रकार के महत्वाकांक्षाएं हैं विकसित भारत के, महत्वाकांक्षा, राइट। अगर विकसित भारत के महत्वाकांक्षा के बारे में देखा जाए तो यहाँ भी 5 बातें बताई गई हैं। सबसे पहले एक्सेलरेट ग्रोथ, है ना, हमें वृद्धि दर में थोड़ा सा तेजी लाने की जरूरत है। दूसरा समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को सुरक्षित करना, सिक्योर करना। तीसरा इनहेंस स्पेंडिंग पावर ऑफ वंस इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास, भारत के उभरते हुए मध्यम वर्ग का खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना। चौथा इनविगरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। एंड फिफ्थ वन इज अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स, जो भी हमारे घरेलू खर्च होते हैं, घरेलू खर्चों को लगातार बढ़ाते हुए चलना। FMCG सेक्टर भारत में कई ज़्यादा डिप होता हुआ दिख रहा है, जिसमें FMCG सेक्टर्स के लोगों ने अपनी बातों को रिपोर्ट किया है। अभी का बजट थोड़ा सा एस्पिरेशनल है, जहां हाउस होल्ड कंजम्पशन को बढ़ाने के बारे में बात करी गई है। बजट लगातार और ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ने के बारे में आपको लगातार दर्शाता है।
अगर विकास के लिए 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि किसके ऊपर फोकस अगर किया गया है, तो आपके बजट में 4 मेजर फोकस पॉइंट बताए गए। सबसे पहले गरीब, सेकेंड नंबर पे है आपका यूथ युवा, तीसरे नंबर पे है आपके अन्नदाता और चौथे नंबर पे है आपके नारी। 4 मेजर एरिया जिनके ऊपर आपके प्लान्स एंड पॉलिसीज काम करने वाले हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट गरीब, सेकेंड यूथ, थर्ड इज द अन्नदाता एंड फोर्थ वन इज द नारी। 4 सेगमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर में ग्रोथ के बारे में बात किया जाए तो बजट में कुछ पॉलिसीज के बारे में बात किया गया है। पहला पॉलिसी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसका मुख्य मकसद है एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को आगे बढ़ाना, एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट को प्रोग्राम को आगे बढ़ाना, टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स एंड लाइकली टू हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर्स। ये आपके प्लान्स एंड पॉलिसीज सेक्शन में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है ना। इसी से जुड़ा हुआ आपका यूपी स्टेट का प्रोग्राम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। ये बातें आपको समझ के चलनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया गया मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। जिस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम इम्पेटस देने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन प्रोडक्टिविटी होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सेगमेंट के लिए भी मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के बारे में बात किया गया है। 5 ईयर मिशन टू फैसिलिटेट इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग। कॉटन फार्मिंग का प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए भी बात किया गया है इन द मिशन मोड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके बारे में बात किया गया मखाना बोर्ड इन बिहार। बिहार में मखाना बोर्ड को स्टैब्लिश करने के बारे में बात करी गई है। मखाना जो बिहार में प्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है, लेकिन बिहार में इसके प्रोसेसिंग यूनिट्स की कमी है। तो उस सेगमेंट को ध्यान देते हुए जिस तरीके से आज सुपर फूड्स, मखाना एक सुपर फूड है, तो इस सुपर फूड को और प्रोडक्शन आगे बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड इन बिहार का प्रोविजन दिया गया है टू बी सेटअप इन इम्प्रूव प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, FPOs। अब आप यहाँ पे देखोगे, जैसे हम लोगों ने बात किया था ई-नैम के बारे में, ई-नैम के बारे में ना, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्रोडक्ट। तो ये जो FPOs होंगे किसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे? ये कोऑर्डिनेट करेंगे आपके दैट इज द स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, SFAC, जो ये लीडिंग एजेंसी है जो ई-नैम के सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा करती है। तो आप उसके साथ भी इसको जोड़ के देखिए। नेक्स्ट आप देखेंगे नेशनल मिशन हाई यील्डिंग सीड्स, है ना, ज़्यादा उत्पादक वाले बीज को प्रोत्साहन देना। क्यों? लगातार हम लोग देख रहे हैं क्लाइमेट चेंजेस के वजह से, हाँ, कभी हाई हीट और कभी जो है एक्सेसिव रेन की वजह से हमारी जो यील्ड है, प्रोडक्टिविटी लगातार कम होती चली जा रही है। तो हमें ऐसे सीड्स की जरूरत है जिन सीड में हाई यील्ड हो, एट द सेम टाइम पेस्ट रेजिस्टेंस हो, कीड़े पतंगे उसके ऊपर ना लगे। तीसरा क्लाइमेट रिजिलियंस हो, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उन सब सिचुएशंस को भी फैसिलिटेट कर सके। और इन सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमें क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कराना होगा। तो प्रोविजंस में एक और चीज इंक्लूड किया गया है, 5th वन, इनहेंस क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्रेडिट फैसिलिटीज को अवेलेबल करने के बारे में बात करी गई है। इसमें शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा लगभग 7.7 करोड़ फार्मर्स, नॉट ओनली फार्मर्स, फार्मिंग इन द अलाइड सेक्टर, फिशरमैन, डेयरी फार्मर्स, और लगभग 5 लाख तक का लोन देने का प्रोविजन आपके इस सेक्टर में बताया गया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को लगातार प्रमोट करके आगे बढ़ाने के बारे में बात करी जा रही है। नेक्स्ट, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। पल्सेस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक तो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी है, इसके साथ साथ लार्ज स्केल इंडिया में वेजिटेरियंस के लिए इंपॉर्टेंट प्रोटीन सोर्सेज हैं। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को भी टैकल करना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाना, इंडिपेंडेंसी को आगे बढ़ाना, और हम पल्सेस के एक्सपोर्ट में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। उस क्रम में अगर देखेंगे तो आत्मनिर्भरता इन पल्सेस में 6 ईयर का मिशन बनाया गया है, जिसमें विशेषकर 3 दालों के ऊपर फोकस किया गया, तूर दाल, उड़द दाल एंड मसूर दाल। इसमें मुख्य मकसद क्या है? डेवलपमेंट एंड कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स, ऐसे सीड्स को तैयार करना जो सीड्स क्लाइमेट के दंश को झेल सके, प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज करना, एट द सेम टाइम इनके उत्पादकता को बढ़ाना, और लास्टली इंप्रूविंग पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज मैनेजमेंट, एश्योरिंग रिम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर। अच्छे तरीके से इनके स्टोरेज के फैसिलिटी को व्यवस्थित करना ताकि फार्मर्स को एक अच्छा, है ना, एक उचित दाम मिल सके।
और रूरल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन पोस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडियन पोस्ट लगातार आप देख रहे हैं कि ये पेमेंट्स बैंक के रूप में भी वर्क कर रहा है। तो उस क्रम में रूरल कम्युनिटी हब कोलोकेशन, इसके एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना, इसको स्प्रेड करना स्पेशली रूरल एरियाज। इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस को, पोस्ट सिस्टम को बैंक्स के रूप में भी लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो डीबीटी स्कीम को जोड़ा जा रहा है या फिर कैश आउट करने का भी सिस्टम यहाँ पे बनाया जाएगा, प्लस ईएमआई पिकअप। अगर कोई भी क्रेडिट सर्विस किसी भी फार्मर को अवेलेबल दिया जा रहा है तो अपने ईएमआई पेमेंट्स को लेके भी पोस्टल पेमेंट्स बैंक्स को इस्तेमाल कर सकता है। नॉट ओनली दैट, पोस्टल सर्विसेज के रास्ते क्रेडिट सर्विसेज टू द माइक्रो एंटरप्राइजेस, नॉट ओनली क्रेडिट सर्विसेज, इंश्योरेंस और जितने भी डिजिटल सर्विसेज की आवश्यकता होगी, ये तीनों चारों चीजें इंडियन पोस्ट रूरल इकोनॉमी में उपलब्ध कराने का कोशिश करेगा। ठीक है। डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा जो और क्या क्या चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली हम लोग देखेंगे कि सपोर्टिव एमएसएमईज एंड फर्दरिंग मेक इन इंडिया। हम लोग लगातार देख रहे हैं हमारी इकोनॉमी में कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लगातार डिप है। इंडिया जैसा एक डेवलपिंग नेशन को बहुत चाहिए इन्वेस्टमेंट, राइट। प्राइवेट सेक्टर लार्जर इन्वेस्टमेंट लैक होने की वजह से गवर्नमेंट इज फाइंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो रूरल एरियाज और कम बजट के साथ भी कम लोगों को इन्वॉल्व करके भी आप ऐसे इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट लगातार आगे बढ़ रहा है। 2007 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने देख रखा था कि भारत में एक्ट भी पास किया गया है और उस एक्ट के थ्रू एमएसएमई सेक्टर्स को काफी ज्यादा मदद पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है। इसको मेक इन इंडिया प्लस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेगमेंट के साथ भी जोड़ के रखा गया है। तो आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है। सपोर्टिंग एमएसएमईज एंड फर्दरिंग मेक इन इंडिया। नेक्स्ट आप देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस, इनके लिए क्रेडिट कार्ड्स की अवेलेबिलिटी भी उपलब्ध कराया जा रहा है। कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विद 5 लाख लिमिट फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड विल बी इशूड। उद्यम पोर्टल के अंदर इन माइक्रो इंटरप्राइजेस को रजिस्टर करना होगा और पहले साल में 10 लाख का टारगेट भी लिया गया है। शेड्यूल फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, इस एमएसएमई सेक्टर में जो फर्स्ट टाइम इनके एंटरप्रेन्योर्स हैं लगभग फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अ न्यू स्कीम टू बी लॉन्च टू प्रोवाइड टर्म लोन अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले आने वाले 5 साल में 2 करोड़ तक के लोन की एक्सेसिबिलिटी दिया जा सकता है जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स है। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर वाली कैटेगरी में वुमेन है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग मिशन के बारे में अगर बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में लगातार हम लोग देखते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इनहेंस नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर इनहेंस नहीं होगा तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी, राइट। जॉब क्रिएशन का सबसे मेन अगर मीडियम है स्पेशली बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड के लिए तो मैन्युफैक्चरिंग है। उस सेक्टर के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को लगातार हम लोग ईज करते हुए रिड्यूस करते हुए जा रहे हैं। फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर इन डिमांड जॉब्स, बदलते हुए परिदृश्य के हिसाब से जॉब रेडी करना हमारा मुख्य पर्पज है। एक वाइब्रेंट एंड डायनेमिक एमएसएमई सेक्टर्स को माहौल बनाना, उसके लिए इन्वायरमेंट, उसके लिए कैपिटल, उसके लिए सेंटिमेंट्स को तैयार करके रखना, ये भी हमारा मुख्य दायित्व है जो बजट में इंक्लूडेड है। उस समय के लिए, उस सेक्टर के लिए अवेलेबल टेक्नोलॉजी को अवेलेबल करवाना, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मेंटेन करके रखना ताकि इंटरनेशनल मार्केट के साथ हम compete कर सकें, और उसके साथ साथ क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को भी अपडेट करके रखना ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जीज को प्रायोरिटाइज कर सकें। ठीक है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए क्या मेजर्स हम लोग ले रहे हैं एमएसएमई सेक्टर्स में, फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर द फुटवेयर एंड लेदर शूज, फुटवेयर एंड लेदर शू कैटेगरी में हम लोग लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में हमने कुछ काम किया है। इस स्कीम में लगभग बात किया जा रहा है कि लगभग 22 लाख लोगों को नौकरियां दी जा सकती हैं और जिसमें 4 लाख करोड़ के लगभग हमारा टर्नओवर हो सकता है और 1.1 लाख करोड़ के आसपास हम लोग निर्यात कर सकते हैं, स्पेशली किस सेक्टर में, फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर। अगर हम लोग आगे बढ़े तो खिलौने के सेक्टर में अगर आप देखेंगे चाइना का मार्केट इंडियन मार्केट से काफी ज्यादा आगे, तो भारत में टॉय सेक्टर में भी एंटर करने के बारे में लगातार बात करी जा रही है। मेड इन इंडिया इनिशिएटिव्स को और आगे बढ़ाना, अगर इसमें देखेंगे तो किस चीजों के ऊपर फोकस करना, डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर स्किल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम दैट विल क्रिएट हाई क्वालिटी यूनिक इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल टॉयज।
सस्टेनेबल टॉयज को आगे बढ़ाना। फूड प्रोसेसिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फूड प्रोसेसिंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? स्पेशली बिहार। इस बार के बजट में बिहार के ऊपर विशेष फोकस किया गया है। अभी आपने ऊपर देखा मखाना बोर्ड को निर्माण के बारे में, अलॉन्ग विद दैट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, जिसका मुख्य पर्पज होगा फार्मर्स के इनकम को बढ़ावा देना। हम लोगों ने बात किया हुआ है कि डबलिंग ऑफ द फार्मर इनकम बाय 2022 पॉलिसी हमारे पास था, लेकिन हम उसमें फेल कर गए, राइट। वो हमारा टारगेट अभी और डिलेड है। तो इनहेंस इनकम द फार्मर्स, स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ। आखिर में इसका सबसे मुख्य पर्पज है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। अगर इसमें आप देखोगे सिग्निफिकेंट इनहेंस है क्रेडिट अवेलेबिलिटी और गारंटी कवर। अगर इसमें हम बात करें क्रेडिट अवेलेबिलिटी कितनी है, तो इसमें आप देखेंगे एमएसएमई और स्टार्टअप्स में जो डेटा आपको दिया गया है, करंट में 5, रिवाइज में 10, और स्टार्टअप्स के लिए करंट में 10 और रिवाइज में 20। ठीक है, ये टर्म लोन्स के बारे में बात किया गया है। अलॉन्ग विद दैट इन्वेस्टमेंट में ये भी डेटा आपके सामने, माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये भी आप लोग अपने पीडीएफ में देख पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंट मेजर्स, कौन कौन से डेवलपमेंट मेजर्स के बारे में बात किया गया है, तो इन पॉलिसीज के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। पीपल इकोनॉमी और इनोवेशन में लगातार इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया गया है थ्रू डिफरेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज। सबसे पहले सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, है ना, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण अभियान को आगे बढ़ाने की बात करी जा रही है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी बातें हैं। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ द आईआईटीज, हाईटेक एजुकेशन के लिए आईआईटीज का एक्सपेंशन के बारे में बात करी जा रही है। डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डे केयर कैंसर फैसिलिटीज को आगे बढ़ाने के बारे में बात किया जा रहा है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस बुक्स फॉर स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन, 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्किलिंग टू बी सेटअप विद ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड पार्टनरशिप, और उसके साथ साथ अटल टिंकरिंग लैब्स, 50,000 के लगभग लैब बनाए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में अटल टिंकरिंग, जहां बच्चों के कॉग्निटिव स्किल्स को और इंक्रीज किया जाएगा, अच्छे तरीके से बढ़ाया जाएगा। अगले 5 साल में इसका भी लेआउट है। अलॉन्ग विद दैट आज का जो मोस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी इसको भी एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करना, जिसके लिए लगभग 500 करोड़ का बजट भी आपके पास अलग से रखा गया है। इसके साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंटरनेट कनेक्टिविटी या ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, है ना, ग्रामीण एरिया के, इन सब में प्रोवाइड कराने का भी हमने एक तरीके से प्रोविजन बजट में डाल रखा है। मेडिकल एजुकेशन को एक्सपेंशन के लिए लगातार बात चल रही है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि नीट जैसे एग्जामिनेशन करवाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो पूरर सेक्शन के बच्चे हैं उनके लिए मेडिकल सर्विसेज अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्टेंट ड्रीम होता चला जा रहा है। तो उस प्रोविजन के लिए भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है। 10,000 एडिशनल सीट्स विद द गोल ऑफ एडिंग 70,000 सीट्स इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। इस साल 10,000 सीट्स बढ़ाए गए हैं और आने वाले 5 साल में 75,000 के आसपास मेडिकल सीट बढ़ाने के बारे में बात करी गई है। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना का मकसद क्या है, हम लोगों ने बात किया होता है इसके बारे में कि कैसे यहाँ पे लोन फैसिलिटी को अवेलेबल करवाने के बारे में बात करी जा रही है। लुकिंग इनटू द यूपीआई ट्रांजैक्शंस, यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाएगी। इससे लिक्विडिटी को अवेलेबल कराना और कैपेसिटी बिल्डअप करना इसका एक मुख्य फंक्शन रहेगा। वेलफेयर ऑफ वेरियस प्लेटफॉर्म वर्कर्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग वर्कर्स के लिए विशेषकर बात किया जा रहा है। गिग वर्कर्स के लिए रजिस्ट्रेशन ऑन द ई श्रम पोर्टल एंड हेल्थ केयर अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बात किया जा रहा है, जहां इन सब लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस जैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, मेजर्स अगर हम बात करेंगे, इन्वेस्टिंग पीपल इकोनॉमी इनोवेशन, अगर इसमें बात करेंगे किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसा है, तो सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 1.5 लाख करोड़ बात किया जा रहा है। 1.5 लाख करोड़ का बजट अलग करके 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंसेंटिव्स फॉर द रिफॉर्म करने के लिए 1.5 लाख करोड़ स्टेट्स को एलोकेट किया गया है 50 साल में इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए। जल जीवन मिशन जिसको 100% कवरेज के लिए 2028 तक का इसका समय अवधि भी बढ़ाया गया है ना, हर घर में जल पहुंचे, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी हो। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में आपके डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स के बारे में बात किया जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट ट्रांसमिशन, इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन को भी आगे बढ़ाने के बारे में बात किया जा रहा है, जिससे लगभग आपके पास एनर्जी क्राइसिस को मैनेज किया जा सके। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 to 30 launched to plow back capital of 10 lakh crore in the new projects.
एसेट मोनेटाइजेशन के प्रोजेक्ट्स को भी आगे बढ़ाया गया है ताकि नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे की उगाही करी जा सके। अर्बन चैलेंज फंड लाया गया है। अर्बन चैलेंज फंड का मतलब इसको रीडेवलपमेंट ऑफ द सिटीज, वाटर एंड सैनिटेशन जैसे फैसिलिटीज को अवेलेबल करवाना भी इसका एक मकसद है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया गया है लगभग 25,000 करोड़ के साथ साथ, जिसमें लगभग एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अप टू 49% कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट लगभग 49% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करेगा। नॉट ओनली दैट, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन भी कहा गया। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, इसको लेके जितने भी एक्ट्स हैं आपके, एटॉमिक एनर्जी एक्ट या सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, इन सब चीज़ों को अमेंडमेंट करके प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर एनर्जी सेगमेंट में भी इंटर करने का मौका मिलेगा। उड़ान जो रीजनल कनेक्टिविटी टू 120 न्यू डेस्टिनेशन कैरी 4 करोड़ पैसेंजर्स नेक्स्ट 10 ईयर्स। उड़े देश का आम आदमी है ना, आम नागरिक, इसको, इस परियोजना को भी लगातार और बढ़ाया जाएगा। लगभग 120 नए एयरपोर्ट्स का निर्माण और आने वाले 10 साल में 4 करोड़ के लगभग किसान, 4 करोड़ के लगभग नागरिकों को आगे मूवमेंट के बारे में योजना या लक्ष्य रखा गया है। फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, फिर बिहार का यहाँ पे भी उल्लेख निकल के आएगा। आपने देखा मखाना बोर्ड, फिर आपने सेकंड देखा नेशनल फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट बनाने का प्रोविजन बनाया गया है। थर्ड में बिहार में कुछ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेस्टर्न कोशी कैनाल ERM प्रोजेक्ट्स, इसमें भी कोशी रिवर के ऊपर डेवलपमेंट प्लान भी बनाया गया है ना। स्वामी फंड 2, 15,000 करोड़ फॉर एक्सपेडिशन कंप्लीशन ऑफ 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस, है ना। इसमें ब्लेंडेड फाइनेंस के थ्रू कुछ पीपल को इन्वॉल्व करके, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, इन दोनों के रास्ते स्वामी फंड 2 का भी लॉन्च किया गया है। टूरिज्म सेक्टर में अगर बात करेंगे, टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट टू ग्रोथ, है ना, टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट टू ग्रोथ, टूरिज्म सेक्टर को कैसे और नॉरिश करने के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसमें भी कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे सबसे पहले लगभग 50 डेस्टिनेशन साइट्स को डेवलप करने के बारे में बात करी जा रही है, सेंटर और स्टेट को मिला के। सेकेंड अगर बात करेंगे, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स टू द स्टेट्स को परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा। जो स्टेट टूरिज्म में अच्छा काम करेगा उसको प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। ई वीजा फैसिलिटीज की प्रोविजन को इंश्योर किया जा रहा है ताकि वीजा हैसल फ्री हो सके, ताकि टूरिस्ट को आने के लिए हम बेहतर जो है इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें। होम स्टेज डेवलपमेंट के लिए मुद्रा लोन का अवेलेबिलिटी करवाना, है ना, मुद्रा लोन को अवेलेबल करवाना। इंडिया में टूरिज्म सेक्टर लगातार काफ़ी ज़्यादा एमर्जिंग हो रहा है, गवर्नमेंट बड़े अच्छे स्टेप्स भी गवर्नमेंट इज टेकिंग। उसके साथ साथ इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर आवर यूथ, टूरिज्म से रिलेटेड सेक्टर्स के लिए जो भी स्किल्स की आवश्यकता होती है उसमें यूथ को तैयार करना, टू मेक देम जॉब रेडी फॉर दिस सेक्टर। अलॉन्ग विद दैट ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी टू द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को इंश्योर करना। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम इतनी बातें करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट 2 में, उसको हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अच्छे तरीके से समझिए, यहाँ तक के हाईलाइट्स को आप अच्छे तरीके से रीड करिए। बजट्स, आप बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इन दोनों को अलग अलग करके देखने से बढ़िया है आप एक साथ इनको देखिए। बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपके नेशनल इनकम अकाउंटिंग, आपके इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के एक तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तब आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आएगा। आप एक बार सरसरती निगाह से पढ़ लीजिए, हाइलाइट्स को ध्यान में रखिए, तभी आप वर्किंग ऑफ इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल इसके पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।